25 दिसंबर 2021 यूरोप के फ्रेंच गुयाना स्पेस पोर्ट से JWST अंतरिक्ष में लॉन्च होता है। उसके बाद 3 से 6 जनवरी के बीच उसके एक एक करके 5 सन शील्ड्स खोले जाते हैं और फिर बाय द एंड ऑफ 4th मंथ आफ्टर लॉन्च उसके मिरर्स और सेंसर्स को प्रॉपर्ली अलाइन किया जाता है। एंड देन फाइनली बाय 13 जुलाई 2022 JWST द्वारा खींचे गए कुछ पहले इमेजेस इंटरनेट तक पहुंच जाते हैं। बट वेट अ मिनट, क्या सिर्फ पहले इमेजेस? Well, actually 13 जुलाई के दिन suddenly out of nowhere American astronomer Dr. Heidi Hammel JWST द्वारा खींचे गए जुपिटर के 2 इमेजेस भी ट्विटर पर लीक कर देते हैं, जो बाय द वे अगले महीने के 22वें तारीख को रिलीज होने थे। अब ऐसे में कहने के लिए तो हम इसे सिर्फ एक छोटा सा मजाक मानकर इग्नोर कर सकते हैं, बट देन August 24 यानी कि 2 दिन बाद आफ्टर रिलीजिंग जुपिटर्स इमेजेस JWST को लेकर अगेन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI अचानक से मिसबिहेव करने लगता है और अल्टीमेटली उसके यूज को डायल डाउन करना पड़ता है until the issue is being resolved. So here comes the question, ये सब बस एक इत्तेफाक था? इसी साल फरवरी में रशियन हैकर्स ने यूएस सैटेलाइट कंपनी वियासैट के सैटेलाइट्स को हैक करके डिसेबल कर दिया था, जिसके वजह से यूएसए ने यूक्रेन के साथ कम्युनिकेशन खो दिया। तो क्या यह भी कोई ऐसा ही साइबर अटैक था? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, एटलीस्ट इन द केस ऑफ लीक्ड इमेजेस, जिस तरह से JWST से मिले डेटा को स्टोर किया जाता है या इवन फर्दर जिस तरह से उसके बेसिस पर पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, वेल आई डोंट नो इवन वेदर इसे इमेज लीक कहना सही भी है या नहीं, बिकॉज इफ यू सी JWST के इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कलेक्टेड सारा रॉ डेटा एक ओपन एक्सेस आर्काइव मिकुल्स्की आर्काइव्स फॉर स्पेस टेलीस्कोप मस्त में स्टोर किया जाता है, which is officially managed by the Space Telescope Science Institute STSCI. Now, as I said, it is open access, यानी कि जो चाहे जब चाहे उस डेटा को एक्सेस करके अपनी पर्सनल रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। अब आई नो यूड बी लाइक, जुपिटर की तो 2 फुल फ्लेज्ड रेडीमेड इमेजेस समय से पहले लीक हुई है, ना कि कोई बोरिंग सा न्यूमेरिकल रॉ डेटा जो ऐसे इमेजेस को बनाने में यूज होता है। एंड यस, ये प्रोपोजिशन लॉजिकल भी है, बिकॉज देन इट मीन्स कि किसी ने फाइनल पब्लिशिंग के वक्त नासा के प्रोसेस्ड इमेजेस को चुराकर उसे लीक कर दिया। पर क्या सच में? वेल, क्योंकि जब भी किसी को एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है तो उसे बस अपना पेपर किसी प्रेस्टिजियस एक्रीडेटेड जर्नल को सबमिट करना होता है और वो जर्नल देन उस पेपर को प्रोमिनेंट साइंटिस्ट को भेजता है फॉर पीयर रिव्यू, और फिर वंस द पेपर गेट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द स्कॉलर्स, वो पेपर फाइनली उस जर्नल में पब्लिश हो जाता है। एंड नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस, इवन दो लीक के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, JWST की हाइप की वजह से पीयर रिव्यू के लिए अनगिनत रिसर्च पेपर्स पाइपलाइन में फंसे हुए हैं, और इसका नतीजा, researchers are opting for another promising yet slightly risky way of publishing their research, प्री-प्रिंटिंग। इस मेथड में एक रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर को जर्नल को सबमिट करने से पहले साइंटिफिक कम्युनिटी में पोस्ट करता है, एज प्री प्रिंट्स और ड्राफ्ट पेपर्स। अब ऐसा करने से उस रिसर्चर को अपनी रिसर्च पर अनगिनत स्कॉलर्स का फीडबैक मिल जाता है, और फिर उन फीडबैक के बेसिस पर चेंजेस करके जर्नल को पेपर सबमिट करने से पेपर जल्दी पब्लिश भी हो जाता है। However, again, there's a little catch. इस मेथड में एक रिसर्चर द्वारा किसी और की रिसर्च चोरी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। So does that mean कि वो जुपिटर की लीक्ड इमेजेस इसी प्रोसेस के दौरान लीक हुई थी? Well, not exactly. Actually, after testing all the instruments on JWST, NASA ने उन टेस्ट की एक कमिश्निंग रिपोर्ट रिलीज की थी कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, वगैरह वगैरह। अब क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल थी, उसमें JWST का नियर इंफ्रारेड कैमरा मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कितने एफिशिएंटली कैप्चर करता है, इसके बारे में भी काफी डिटेल में स्टेटेड था। बट चलो, टेक अ वाइड गेस कि नीर कैम को टेस्ट करने के लिए उसे किस ऑब्जेक्ट की फोटो खींचनी होगी? यस, जुपिटर की, जिसे फिर डॉक्टर हाइडी हैमल ने जोश जोश में ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। नाउ दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ साइबर अटैक, बिकॉज इवन इफ दीज फोटोज डू गेट लीक्ड बिफोर स्केड्यूल, टाइम पर रिलीज करके वैसे भी नासा को कोई पैसे नहीं कमाने थे। सो यहां पर इस वजह से नासा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट एक सेकेंड, चलो एक बार के लिए मान लिया कि फोटोज कीमती नहीं है, बट देन क्या JWST खुद भी नासा एंड देयरफॉर यूएस के लिए कीमती नहीं है? Even after collaborating with the European and Canadian space agencies, NASA ने अकेले अब तक JWST पर मिनिमम $8.8 बिलियन
यानी कि 72,354 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं। एंड येट एज आई सेड अर्लियर, JWST का मेरी लॉन्च के पहले ही साल में मिसबिहेव करने लगा। उसके वन ऑफ द 4 ऑपरेटिंग मोड्स यानी मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेवलेंथ सिलेक्शन व्हील घूमते वक्त फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करते हैं, और इससे हमें उन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट वी डू इन एनी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर दैट मैटर। अब ऐसे में अगर आपका डिवाइस अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी टारगेटेड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस मौजूद है ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? I mean, NASA needs the wavelength selection wheel to be functional as soon as possible. और सच कहूं तो NASA ने ऑलरेडी सितंबर 6 को एक रिव्यू बोर्ड सेटअप भी कर लिया है, so that जल्द से जल्द इस इशू के कॉज एंड सोल्यूशन को ढूंढ निकाला जाए। वैसे भी 45 इयर्स पुराना और पृथ्वी से करीब 23 बिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद अगर Voyager 1 का ग्लिच NASA साइंटिस्ट महज 3 महीनों में सॉल्व कर सकते हैं, then I think ये इशू भी सॉल्वेबल है। इनफैक्ट NASA itself seems very confident in this regard, because even with just 3 modes, functional imaging, low resolution spectroscopy और coronagraphic imaging, NASA ने डिसाइड किया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 19 वो हर हफ्ते एक न्यू इमेज रिलीज करेंगे। Like take this image for example, जो NASA ने 21 सितंबर को रिलीज किया है। इस इमेज में हम नेपट्यून के रिंग्स को काफी साफ साफ देख सकते हैं, जिनको बाय द वे आज से करीब 33 इयर्स पहले साल 1989 में Voyager 2 कैप्चर कर पाया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसके पास से गुजर रहा था। एक्चुअल में बिकॉज नेपट्यून इज एटलीस्ट 4.47 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन, विजिबल रेंज में उसके रिंग्स में फ्लोट हो रहे डार्क रॉक्स कैप्चर ही नहीं होते, सिर्फ इंफ्रारेड रेंज में ही वो नजर आते हैं। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग डायलेमा ओवर हियर। इंफ्रारेड रेंज में जब रिंग्स ब्राइट दिखते हैं तो नेपट्यून खुद अपने आप को छुपाने लगता है। आसान भाषा में कहूं तो नेपट्यून का एटमॉस्फेयर मेजरली मीथेन से भरा हुआ है, जो इंफ्रारेड लाइट को अच्छे खासे लेवल तक एब्जॉर्ब करता है। यानी नेपट्यून जो विजिबल लाइट में मस्त एकदम सिल्की स्मूथ ब्लू बॉल की तरह नजर आता है, वो इंफ्रारेड रीजन में ऑलमोस्ट नजर ही नहीं आता है। यहाँ इस इमेज में हम जो उसका ब्राइट कलर देख रहे हैं, इट इज मेनली बिकॉज सूरज से दूर होने की वजह से वहां भरी दोपहर में बस उतना ही उजाला होता है जितना पृथ्वी पर किसी पूर्णिमा की रात पर होता है। नतीजा, नेपट्यून का तापमान बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी लेयर्स में मीथेन गैस फ्रीज हो जाता है, which then reflects the infrared light back to the sensors. So वो जो आप ब्राइट बैंड्स देख पा रहे हो ना, वो टेक्निकली वही मीथेन के आइस क्लाउड्स है, जो रोजाना साउंड स्पीड से भी 1.5 टाइम्स तेज यानी मैक 1.5 की रफ्तार से नेपट्यून के चक्कर लगाते हैं। और ना चौंको मत, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे तूफानी हवाएं नेपट्यून पर ही तो बहती है। That's wild, but Neptune is filled with such weirdness. I mean, just look at this. इसमें वो जो पीछे ब्राइट स्टार नजर आ रहा है ना, वो एक्चुअली नेपट्यून का मून ट्राइटन है, सबसे ब्राइटेस्ट येट सबसे चिल्ड बंदा। ब्राइट इसीलिए क्योंकि इसका नाइट्रोजन आइस से बना सरफेस इंफ्रारेड को ऑलमोस्ट टोटली रिफ्लेक्ट करता है, हेंस द ब्राइटेस्ट। और चिल इसीलिए क्योंकि वो नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, जिसके सतह का तापमान -235.15 डिग्री सेल्सियस है। Hard to even wrap your head around it, right? इंफ्रारेड इमेजरी में चीजें वैसे ही बदलती है जैसे किसी नेगेटिव फोटोग्राफ को कलर्ड फोटो में कन्वर्ट करने पर बदलती है। क्या बिलीव कर सकते हो, रिसेंटली आसमान में डिम रेडिश और हार्मलेस नजर आने वाले मार्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सेंसर्स को अपनी ब्राइटनेस से जलाने वाला था, मेटाफोरिकली। जी हाँ, JWST के सेंसर्स आर वे टू सेंसिटिव टू लाइट, क्योंकि उन्हें ओरिजिनली डिस्टेंट गैलेक्सीज की डिम लाइट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था। अब ऐसे में सूरज के नजदीक मौजूद मार्स का सरफेस जब तपता है तो वो इंफ्रारेड रेंज में ऑलमोस्ट आई ब्लाइंडिंग नजर आता है। पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई सितंबर 5 को रिलीज्ड मार्स की इन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए JWST को मजबूरन विजिबल रेंज के नजदीक यानी 2.1 और 4.3 माइक्रोन्स की नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ को यूज करना पड़ा। So what do we have here? Well, actually nothing new as such, क्योंकि हम मार्स को ऑलरेडी काफी डिटेल में स्टडी कर चुके। The only thing new over here is that हम सिर्फ JWST के इमेजेस के दम पर किसी प्लैनेट के फीचर्स को कितने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसे टेस्ट किया जा सकता है।
अगर लेफ्ट साइड की रेफरेंस इमेज के साथ कंपेयर करें तो एट 2.1 माइक्रोन फिल्टर हम 3 मेजर रीजन्स देख सकते हैं। डार्क वोल्केनिक बेसॉल्ट रॉक से बना सेटिस मेजर, और फिर उसके बगल में मौजूद हुइजेंस क्रेटर, और लास्टली द हेलिस बेसिन, जो डिस्प्यूटेडली सोलर सिस्टम का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेटर्स माना जाता है। इट इज अराउंड 2300 किलोमीटर्स वाइड एंड अराउंड 7000 मीटर्स डीप। इतना बड़ा कि इंडिया अगर अपना कश्मीर और 7 सिस्टर्स वाला रीजन थोड़ा अंदर समेट ले तो उस क्रेटर में आराम से पूरा फिट बैठ सकता है। बट दैट्स नॉट द इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यही सेम हेलिस बेसिन जो 2.1 माइक्रोन फिल्टर में काफी ब्राइट नजर आता है, इट सडनली अपीयर्स डार्कर इन द 4.3 माइक्रोन इमेज। या जस्ट लुक एट इट। इस 4.3 माइक्रोन इमेज में जो ब्राइटर रीजन है वो बेसिकली वो रीजन है जो सूरज को डायरेक्टली फेस करने की वजह से तप रहा है। क्या इसका मतलब बीच में मौजूद डार्क कलर का हेलिस बेसिन कंपैरेटिवली ठंडा है? नो, इट सिंपली मीन्स कि 4.3 माइक्रोन्स की इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हेलिस बेसिन में ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, प्रोबेबली बिकॉज़ उसके डेप्थ की वजह से वहां एयर प्रेशर एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बट दिस इज जस्ट प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन। अभी से मार्स विजिट करने के प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन इफ यू से कि वी नो हाउ टू डील विद CO2, हमारा एटमॉस्फेयर मेनली 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से डोमिनेटेड है, व्हाइल CO2 इज वेल बिलो 1%। इसके एकदम ऑपोजिट मार्स पर थिंग्स आर वे डिफरेंट। मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट करते हैं, यानी मार्स पर सेटल होने से पहले आई थिंक हमें उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए शायद एक्सपेक्टेड से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? लिखिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। Curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.